अस्सलाम वालेकुम जी, एक और एंगल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। कल का मैच हम लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड हुआ ये मैच, और इंग्लैंड जो है वो पिछले साल का वर्ल्ड चैम्पियन है और डिफेंडिंग चैम्पियन कहा जाता है उस टीम को जो अगले साल खेल रही हो। लेकिन कल अपने आप को डिफेंड करने में बिल्कुल नाकाम रहा इंग्लैंड। 399 का टारगेट जो है वो साउथ अफ्रीका की जानिब से दिया गया। तकरीबन 400 रन का टारगेट जो है वो इंग्लैंड के पास मौजूद था और सिर्फ 170 रन बनाकर इंग्लैंड की पूरी टीम आउट हो गई। साउथ अफ्रीका जो है वो 229 रन से ये मैच जीत गया। और आप लोगों को पता है कि जब आप इतने बड़े मार्जिन से मैच जीतते हैं तो फिर आगे जाके आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये हम लोग पहले भी इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में भी ये चीज़ डिस्कस करते रहेंगे। आज के मैच के हवाले से बात करते हैं। धर्मशाला में मैच हो रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। दोनों टीमें इस वक्त क्रीज पर वो मौजूद हैं जो अभी तक अपना कोई मैच नहीं हारी। दोनों टीमों ने 4 मैचेस खेले हैं और चारों मैचेस जीते हैं। तो आज का जो मैच होगा वो डिसाइडर होगा कि इनमें से कौन सी एक टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पे आगे चली जाएगी। न्यूजीलैंड ने अच्छा आगाज नहीं किया था मैच का, 2 विकेटें बहुत जल्दी गंवा दी थी। इसकी वजह से उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा सहम के खेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा विकेट को अपनी सिक्योर करना पड़ा। लेकिन अभी न्यूजीलैंड के जो स्कोर आ रहा है वो कोई इतना बुरा स्कोर नहीं है। 243 बना चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पे, और उनके एक जो बल्लेबाज है मिचेल्स, उन्होंने सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है अपनी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री बताती चलूँ तो 116 मैचेस दोनों टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल खेल चुकी हैं, जिनमें से 58 मैचेस इंडिया जीता है और 50 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड जीता है। इसका मतलब है इंडिया का पलड़ा जो है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भारी है। कल से हम लोग बात कर रहे हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से, बल्कि काफ़ी ऐसे से बात कर रहे हैं। तो इमाद वसीम जो कि हमारे क्रिकेटर हैं, जिनको कल के हमने इस शो में डिस्कस भी किया था काफ़ी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस को, और ये बात भी की थी कि उनको टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इमाद वसीम ने एक स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के हवाले से कि 2019 में लास्ट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही। उसके बाद बाबर ने किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो एक बड़ी टीम के खिलाफ उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस ड्यू है, जो कि इमाद कह रहे हैं कि हो सकता है इस आईसीसी वर्ल्ड कप में जब हम बड़ी टीमों के खिलाफ खेलें तो बाबर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। इसके अलावा शाहीन आफरीदी का आप लोगों को पता है कि पिछले मैच में वो बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, 5 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। शाहिद आफरीदी ने उनको बहुत ज़्यादा इस बात की मुबारक दी कि उन्होंने अपना मोमेंटम जो है वो वापस हासिल कर लिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक शाहीन आफरीदी और एक बाबर आजम। शाहीन ने जो है इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी और बाबर की वो परफॉर्मेंस ड्यू है। इन सारी चीज़ों के हवाले से हम लोग आज के शो में बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साद और अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कल के मैच से शुरुआत करते हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस जो हैं वो अपने आप को डिफेंड करने में बहुत बुरी तरह नाकाम रहे। 229 रन से हार गए, 170 पे पूरी टीम वापस चली गई। तो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा परेशान तो इंग्लैंड वालों को होना चाहिए, जिन्होंने गेम इन्वेंट किया उन्हीं के प्लेयर्स से खेला नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही बात आपने की। इंग्लैंड ने ना बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड उनके कैप्टन ने कहा था कि जो उनसे ऑब्वियसली यही सवाल होता है, डिफेंडिंग चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन। उसने कहा था वी आर नॉट हियर टू डिफेंड एनीथिंग। आई थिंक उनको अंदाजा था कि उनके साथ क्या क्या कुछ होने वाला है। तो इससे पहले कि पूरी दुनिया यही कहती रहे कि डिफेंडिंग चैंपियन कितना बुरा खेल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उससे दुनिया से कहने यार हम बस खेलने आए हैं, डिफेंडिंग चैंपियन देखी जाएगी, ठीक है, मतलब वो वाला हिसाब किताब था। लेकिन कल तो बहुत अबिस्मल परफॉर्मेंस थी। मतलब एक तो 399 स्कोर कार्ड पे देख के वैसे ही बंदे का थोड़ा बहुत तो आई थिंक जो है ना वो हार्ट फेल हो ही जाता है प्लेयर्स का। लेकिन मैं स्कोर देख नहीं, लेकिन फिर भी अली बंदा बनाता है ना। अगर आप इंग्लैंड है, अगर आप 310 बना लो, 320 बना लो, चलो मतलब मानता है बंदा कि नहीं बनाए गए भाई। पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका ने क्या लगाऊं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, 368 का टारगेट था, अनदर ह्यूमंगस स्कोर, बहुत बड़ा टोटल लगा हुआ था। एटलीस्ट हम 170 पे ऑल आउट नहीं हुए, ठीक है, हमने एक रिस्पेक्टेबल डिफेंसिव
टोटल दे दिया। ठीक है। ऑल्दो हम मैच हार गए, हमें जीतना चाहिए था वो मैच, बट ऐसी पिच पे जहाँ पे 400 स्कोर कर रही है एक टीम, ठीक है, और आप 170 करो, तो ऑब्वियसली कोई मसला है, कोई कोई मसला है, बिल्कुल। अच्छा जी, साथ यही सवाल लेके आपकी तरफ आती हूँ। इंग्लैंड का बिहेवियर बिल्कुल इस दफ़ा कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वो खेलने आए हुए हैं। उन्होंने कहा बस ये टूर्नामेंट आ गया है, सर पे पड़ी है, जो वो कहते हैं ना गले में पड़ा ढोल है, बजाना तो है ही। तो वो इंग्लैंड का इस वक्त हाल है कि ठीक है जी, टूर्नामेंट में आ चुके हैं, आप खेल लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो कल का मैच तो बहुत ही, हम हमेशा से कहते आए हैं कि जब से टूर्नामेंट शुरू है वन साइडेड मैच है। कल का मैच तो मैं कहती हूँ इस कदर वन साइडेड था, इस कदर वन साइडेड था कि कोई बंदा देखने में मुझे लग रहा था इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसको सबको पता था कि साउथ अफ्रीका ने जीत जाना है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका ने कल बहुत डोमिनेट किया और इंग्लैंड ने ये हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंग्लैंड हैज बीन वेरी ऑर्डिनरी, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ द क्रिकेट व्यूअर्स, स्पेशली इंग्लिश फैंस। इसमें वो जो अक्सर हम बात नहीं करते पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए, कल थोड़ी T20 अप्रोच देखने को मिली इंग्लिश बैट्समैन को, और वही जिस तरह अली साहब ने फरमाया कि वो एक सच अ बिग टोटल ऑन द बोर्ड, वो एक इंथ्यूजियाज्म, एक सेंस ऑफ फाइट नहीं नजर आई इंग्लिश प्लेयर्स के अंदर, विच वाज एक्चुअली मिसिंग। क्योंकि वो जो एक फेज वाइज एवेल्यूशन के मुताबिक वो जो अमूमन हम पास में देखते आए हैं, बहुत अच्छे चेस करते रहे हैं इंग्लिश टीम्स, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, कुछ कोई भी हो, T20 हो, जैसे भी हो। ODI की टीम इस कदर वीक इस दफ़ा नज़र आ रही है इंग्लैंड की कि इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि इस कदर ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगी इंग्लैंड की तरफ से। वाकई साद ने जो जिस लफ्ज़ का इंतखाब किया है वो बहुत ही ज़्यादा सही वर्ड है मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम के लिए। ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो है ना वो इंग्लैंड की टीम इस वक्त दे रही है। आज के मैच की तरफ बढ़ते हैं जी। धर्मशाला में मैच हो रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, और जैसा आप लोगों को पता है कि हम हमेशा अपनी टीम से, हमें ये शिकायत होती है कि जब शुरू में ही फॉल्स ऑफ विकेट्स हो जाती हैं तो ये लोग अपना मोराल लूज़ कर देते हैं। तो आज इसकी तरफ बात करेंगे कि कितना स्ट्रांगली आपको कम बैक करना चाहिए। अली, आज के मैच में भी यही हुआ कि मैच की शुरुआत हुई, इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत डोमिनेट किया, 2 विकेटें बहुत जल्दी हासिल कर ली, लेकिन जो न्यूजीलैंड के अगले 2 बैट्समैन हैं वो बड़ा सेंसिबली खेले हैं, और उन्होंने, एक ने 100 कर लिया, दूसरे ने भी 75-80 पे पहुंचा हुआ था। तो मतलब बड़ा उन्होंने ये देखा है कि ठीक है जी, हमारे ओपनर्स आज के मैच में नहीं चले, इट्स ओके, लेकिन हम लोग जो है अपनी टीम को आगे लेके जाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस से दिखाएंगे कि हम अच्छा खेल सकते हैं। तो अभी जो टोटल जिस पे वो पहुंचे हुए हैं वो कोई इतना बुरा टोटल नहीं है। यही परफॉर्मेंस होनी चाहिए न्यूजीलैंड की, और यही परफॉर्मेंस दूसरी टीमों की भी होनी चाहिए अगर फॉल्स ऑफ विकेट्स हो जाए बहुत जल्दी। आई थिंक दिस इज हाउ गुड टीम्स प्ले। उनको पता लगा कि ऑल्दो उनके ओपनर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, इवन उनके वन डाउन बहुत अच्छा खेल रहे थे, एक सेटबैक भी लग गया, केन विलियमसन इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन स्टिल टॉम लेथम आए, बेशक टॉस हार गए, उनको पहले बैटिंग करनी पड़ी। 19 पे 2 आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे से ऑब्वियसली अगली टीम भी स्ट्रेटजी लेके आई होती है, प्लान लेके आई होती है, वो भी खेलने आए हैं, लेकिन उसके बाद हार नहीं मानी, पार्टनरशिप लगाई जो बनती थी उस जगह पे, मिडिल ओवर्स को बहुत खूबसूरती से खेला। डेरिल मिचेल ने 100 कर लिया पूरा, ठीक है। वो हालांकि बहुत स्लो खेल रहे थे, ऐसा नहीं था कि हम फास्ट खेल रहे थे, कैलकुलेटेड इनिंग्स खेल रहे थे, स्लो खेल रहे, हाँ। वो पिच की और जो है ना ग्राउंड की कंडीशन असेस करके चल रहे थे, एंड दैट इज द लेसन फॉर एवरीवन, ठीक है। अब वहां पे बात आ गई कि 40 ओवरों में 220 पे उनके 4 आउट थे, ठीक है। अब 220 पे 4 आउट 40 ओवरों का मतलब है कि आखिरी 10 ओवर्स आप कैसे यूटिलाइज करोगे। कल आपको याद हो हमने एंड सेगमेंट में रखा था कि आखिरी 10 ओवर कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो वो वही बात हम उसको बाद में कर लेते हैं, लेकिन अभी तक जो उनका आई थिंक जो भी ओवर्स हो गए हैं 245 समथिंग, 5 आउट हो गए थे, उससे नजर यही आता है कि वो स्ट्रेटजी ही थी कि आखिरी 10 ओवर में हमारे पास विकेटें जब पड़ी होंगी तो हम आखिरी 10 ओवर में फुल ऑन स्लॉट के लिए जाएंगे, एंड इट सीम्स टू मी कि एटलीस्ट 280-290 तक का टारगेट वो अचीव कर लेंगे। ठीक है जी। साद, यही सवाल आपकी तरफ लेके आती हूँ। न्यूजीलैंड जो है वो टॉस भी हारा, इंडिया टॉस जीता और फील्डिंग का उन्होंने फैसला किया। टॉस से भी हमें होता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ता है आपकी स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि अब आपने क्या करना है, अगली टीम डिसाइड करती है। उसके बावजूद फॉल्स ऑफ विकेट्स भी हो गई, लेकिन फिर वही बात कि जहाँ पे जिस प्लेयर की ज़रूरत थी वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है ना, यही चीज़ हम अपनी टीम से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ पे आपकी सेंसिबल क्रिकेट खेलने की ज़रूरत हो वहाँ पर आप खेलो। तो न्यूजीलैंड जो है वो क्या अभी तक जो टॉप पे जा रहा है वो अपनी सेंसिबल क्रिकेट की वजह से ही जा रहा है कि उनके हर प्लेयर को पता है कि जहां मेरी ज़रूरत मेरी टीम को है वहां मैंने परफॉर्म करना है, चाहे जैसे मर्जी करना पड़े। एब्सोल्युटली, आई विल हैव टू एग्री विद दैट। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि
हर इनिंग डिफरेंट होती है क्रिकेट में, हर इनिंग एक बैट्समैन की एक इनिंग डिफरेंट होती है, उसी बैट्समैन की जो हाँ बिल्कुल उसी बैट्समैन की किसी और दिन जो, मैं कहने का मतलब ये है कि 100 बॉल में 100 किया उन्होंने, ठीक है। देखने वाले को ये लग रहा होगा स्लो खेला है जो भी है, लेकिन जिस सिचुएशन में वो थे वो उसको कंसिडर करना चाहिए। और एक क्रिकेटर है ना, एक स्पेशली जो बैट्समैन है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका एक ही रोल है, जरूरी नहीं है कि ओपनर है तो उसको एक ही माइंडसेट से खेलना चाहिए, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कई दफा ऐसा होता है कि 4th डाउन की बड़ी जल्दी पावर प्ले में बैटिंग आ जाती है, तो दिस इज अ साइन ऑफ अ ग्रेट क्रिकेट टीम कि उनके प्लेयर्स को पता होता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। अब जैसे कि डैरिल मिचेल ने he was very cautious in the beginning. He was, constructing the innings slowly, or he took away the bad balls. और that is a sign of a good player कि वो उसको पता होता है कि किस सिचुएशन में उसको रैश शॉट नहीं मारनी, किस सिचुएशन में he can take the chances, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी टीम के लिए, खुद ओन करता है कि यार नहीं, मैंने अपनी टीम को आगे लेकर जाना है। तो ये बड़ा अच्छा इनिंग्स थी। और 280 290 जिस अली भाई ने फरमाया कि दिस शुड बी अ गुड टोटल फॉर न्यूजीलैंड बिकॉज की बॉलिंग भी इतनी अच्छी है एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच। इंशाल्लाह जी, मैं तो न्यूजीलैंड के साथ हूँ। मैंने वैसे भी आप लोगों को कल भी बता दिया था, मैंने अपनी ओवरऑल टीम चेंज कर ली है, मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे टूर्नामेंट में। जी जी, आप वो उस टाइप की बंदी तो नहीं है जो कहती है कि एक तो मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी, दूसरा उसको whoever is playing against India. Are you that girl? No. No, I'm not that girl. देखिए, हर इंसान के अंदर ना एक एनर्जी लेवल होता है। मेरा एनर्जी लेवल आजकल आप लोगों को पता है, मॉर्निंग शो भी करना होता है, फिर मुझे ये शाम का शो भी करना होता है। मेरा एनर्जी लेवल इस वक्त इस जगह पे है कि मैं अपना मजीद खून ज़ाया नहीं कर सकती, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास लिटरली आप समझे है ही नहीं। तो मैं नहीं किसी को ऐसे बंदे को कल के मैच के लिए कुछ खून बचा के रखें। नहीं मुझे हाँ इजी, अफगानिस्तान इजीली जीते। तो इजी मैचेस बनाना मुश्किल, आप जानते हैं ये आपकी सोच है। अच्छा जी, बाबर आजम के बारे में हम बात कर के मेरे ख्याल से थक चुके हैं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जो हमारे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम इसके बारे में बात करें, और लिटरली रोज़ाना ही उनके हवाले से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट भी आ रही होती है। इमाद ने भी वही बात की, शाहिद आफरीदी साहब ने भी वही बात की। दोनों ने एक ही बात की कि बाबर की जो बिग परफॉर्मेंस है वो अभी तक इस टूर्नामेंट में ड्यू है। कहीं भी वो बिग परफॉर्मर बाबर आजम हमें नज़र नहीं आए जो हमने एक्सपेक्ट किए थे कि इस टूर्नामेंट में होंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि वो ये परफॉर्मेंस दे पाएंगे, जो लोगों की उम्मीदें हैं उनसे उस तक वो पहुँच पाएंगे कि हाँ, मैंने किसी एक बड़े अच्छे मैच में, नेपाल भूटान के ख़िलाफ़ नहीं, मैंने किसी एक बड़े अच्छे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है? आई एम श्योर। मतलब एक तो मैं उनकी जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी उससे डिसएग्री करूंगा। उसकी 2-3 वजूहात हैं और वो बड़ी सिंपल हैं। वो ये इमाद की कि 2019 में उनकी आखिरी बड़ी परफॉर्मेंस थी। आई थॉरली डिसएग्री विद इट बिकॉज उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल नहीं, उन्होंने कहा किसी बड़ी टीम के खिलाफ कोई बड़ी परफॉर्मेंस उनकी आखिरी 2019 में थी। उसके अलावा बाद उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन किसी बहुत बड़ी टीम के खिलाफ। मैं वही बात कर रहा हूँ। कुछ 6-7 महीने पहले पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी और आई किड यू नॉट, टॉम लेथम ही कैप्टन थे, रचिन रविंद्रा भी उसी टीम में थे, जब दुनिया को नजर आ रहा है कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं सब। ये टीम डेवन कॉनवे भी थे उसमें, विल यंग भी थे, चैपमैन भी थे, सब आई थिंक 80% यही टीम थी। केन विलियम भी सन भी थे, लेकिन वो इंजर्ड थे तो खेल नहीं पाए थे। अच्छी टीम यही टीम थी जो पाकिस्तान ने थी, इसको दुनिया कह रही थी सी टीम आई है, बी टीम आई है, ये आई है, वो आई है। अब वही टीम उन्होंने वर्ल्ड कप में भेज दी है। उन्होंने वो टीम भेजी थी जिसकी वो वर्ल्ड कप की तैयारी करा रहे थे, क्योंकि सिमिलर कंडीशन है पाकिस्तान की। वो सीरीज पाकिस्तान 4-1 जीता था। एक चीज़, थैंक यू इमरान साहब ने मुझे रिमाइंड कराई थी ये सीरीज। उसी सीरीज में बाबर आजम ने 50 भी किया था, बाबर आजम ने 100 भी किया था, बाबर आजम मैन ऑफ द मैच भी थे, ठीक है। उन्होंने वो मैच जितवाया था 100 करके पाकिस्तान को। और ऑन टॉप ऑफ दिस वो 1 साल से नंबर 1 वनडे के बैट्समैन। अगर उन्होंने 1 साल में परफॉर्मेंस नहीं दी होती, ठीक है, तो कैसे होते नंबर 1 बैट्समैन। दूसरी चीज़, इसी चीज़ की वजाहत थोड़ी सी करूंगा। जो रेटिंग सिस्टम है, पॉइंट्स टेबल है, वो एक एल्गोरिथम है। आपका नेपाल के खिलाफ 150, आपको फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट्स मिले थे, 5 या 7 पॉइंट मिले थे बाबर आजम को। हार्दिक पांड्या ने उसी के साथ उनके साथ क्या नाम थे, कौन सी टीम थी, श्रीलंका के खिलाफ किया था या 70 किया था, उसको 11 पॉइंट्स मिले थे। तो जब आप बेटर टीम के खिलाफ छोटी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, छोटी टीम के खिलाफ बहुत बड़ी परफॉर्मेंस भी देते हो तो आपको कम पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है।
तो उससे ये वाज़ेह होता है कि अगर वो छोटी टीमों के खिलाफ ही सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते तो वो नंबर 1 ना होते। ठीक है, मतलब आप उनकी स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते, लेकिन secondly, साथ उनकी स्टेटमेंट से तो अग्री किया जा सकता है ना कि बाबर की, दोनों ने कहा है कि बाबर की, शाहिद अफरीदी साहब भी कह रहे हैं कि अभी तक उनकी परफॉर्मेंस ड्यू है, तो इस बात से तो अग्री करते हैं ना कि एक बिग परफॉर्मेंस उनकी अभी तक ड्यू है। देखिए रिसेंटली ऑफ कलर है वो बिल्कुल है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन देखिए लोग जब हमें हमारे सामने स्टार्ट्स रखते हैं ना, तो फिर मैं ये उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टार्ट्स पर डिटेल में स्टडी किया करें, फिर वो बात किया करें। अब ये बात एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया, पहले तो मेरा सवाल है क्या बड़ी टीम है, और अगर तो बड़ी टीम है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम ने 10 मैचेस खेले विद एन एवरेज ऑफ, उसके अंदर उन्होंने जो स्कोर किया है उन्होंने 74.83 समथिंग एवरेज है एवरेज। तो ये दीज आर द स्टार्ट्स फॉर यू, ठीक है। तो इसको भी आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल हम सेंटिमेंट समझते हैं फैंस के भी। अभी जब उनकी हमें बड़ी ज़रूरत है, ठीक है, तो ही इज़ ऑफ कलर। दूसरी जो बात आपने की है, आप ये देखें कि किस मौके पे की है इमाद वसीम ने। आपको याद होगा कल परसों हम ये बात कर रहे थे कि इमाद वसीम जो है 2020 के बाद कोई कल हमने ये बात की उनके बारे में और बड़ा लंबा डिस्कशन किया। मैंने आप दोनों को बार-बार कहा कि उनके बारे में इससे जाहिर ये होता है, इससे जाहिर ये होता है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, इमाद वसीम को इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, निकाल रहे उनका है, उनके जहन में ये बात है कि यार व्हाट इज रॉन्ग विद मी, आप मुझे बताएं तो सही। ही हैज 55 कैप्स फॉर गॉड से, ठीक है, और वो क्या उनकी जगह नहीं बनती टीम के अंदर, और क्या उनके सेट में जगह नहीं बनती उनके लिए, तो दिस इज एन अलार्मिंग थिंग। जो 260 रन जो हैं वो अभी तक बन चुके हैं, 7 आउट हो गए हैं। अफजल साहब है हमारे साथ कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीमा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अफजल भाई क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल हमारा है अफगानिस्तान से मैच। जी खुदा के लिए हमारी टीम को कोई कह दें कि कोई फास्ट खेलें, ये कोई आम क्रिकेट नहीं है, ये हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। जितने तक ये पहले 10-15 ओवर में 100-150 स्कोर नहीं करेंगे, ये कभी नहीं हो। दूसरे नंबर पे बात ये कि अब हमारा पिछला रिकॉर्ड देखें ना जी, हम जो कहते हैं हमारी टीम नंबर 1 बनी हुई है, आप बिल्कुल एक एक मैच का रिकॉर्ड देखें, हमारी जो जितनी भी हल्की टीमें उनके खिलाफ ये खेल खेल के जनाब नंबर 1 बन गए हैं। अब इनका सामना हुआ है इंडिया, भारत में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो जनाब ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके हमारे ये एक्सपर्ट बैठे हैं, इनको आप कहें कि उसका नाम क्या, उनको कोई रिक्वेस्ट करें कि जो है ना फास्ट, जितनी फास्ट क्रिकेट खेलेंगे उतना ही जाके हमारा फायदा है। बस थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू अफजल भाई फॉर कॉलिंग। आप लोग जो है ना वो खुदारा हमारी टीम को कह दें कि भाई वो फास्ट क्रिकेट खेल लें। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक खास मेहमान भी होंगे जो हम स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द शो। क्योंकि पीछे इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो इसलिए मैंने भी गलती से दोबारा से सलाम कर दिया आप लोगों को। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। कल हमने इमाद वसीम के बारे में बात की और फिर रात को उनका ये कमेंट मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, तो मुझे हुआ कि इसको बिल्कुल शामिल करना चाहिए आप लोगों के साथ कि बहुत सारे प्लेयर्स जब उनके साथ ज़्यादती होती है या उनका हक मारा जाता है तो फिर वो भी कहीं ना कहीं से उस चीज़ को, उस एग्रेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। इमाद वसीम इज़ अ वेरी नाइस प्लेयर और साथ जिस तरह बता चुके हैं कि उनके पास काफ़ी ऐसी परफॉर्मेंसेस मौजूद हैं कि उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए। काफ़ी अरसे से हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं वो अपनी बहुत बेहतरीन राय से आप लोगों को आगाह करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि किसी ऐसे बंदे को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए जो खुद टीम में रह चुका है, ताकि शायद आप लोग उसकी राय सुन के बेहतर तरीके से जज कर सकें कि इस वक्त टीम में क्या हो रहा है, उसका मोराल किस तरह का है, किसकी परफॉर्मेंस क्यों ख़राब चल रही है। क्योंकि हम ख़राब परफॉर्मेंस की बात करते हैं लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कभी रीज़न भी होती है, तो रीज़निंग के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं स्काइप पे, पाकिस्तानी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, तीनों फॉर्मेट्स में खेल चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के, क्योंकि कुछ लोग हमारे लेजेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने
T20 फॉर्मेट में नहीं खेला। तो अभी जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं, तीनों फॉर्मेट्स को जानते हैं कि उसमें कैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। ऑलराउंडर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, राइट हैंडेड बैट्समैन और बॉलर भी रहे हैं, और जो ऑल ओवर उनका स्कोर है उसके हिसाब से जो इमाद वसीम के बारे में हम बात करते हैं, कभी कभी किसी के साथ हमसे ज़्यादती भी हो जाती है, उस किस्म की भी मुझे चीज़ इनका देख के नज़र आया कि बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारे हाथ से कहीं स्लिप हो गया और बाकी दुनिया में वो आज तक मौजूद है और मशहूर है। हमारे साथ मौजूद है यासिर अरफात। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा यासिर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। पहले तो नहीं, बहुत शुक्रिया, बल्कि मेरी कमिटमेंट थी इस शो पे आने के लिए, बस वो मसरूफियात थी, मुझे कहीं यूएसए जाना पड़ा। मैं बल्कि आज ही मेरी फ्लाइट में वापस आया हूँ। अच्छा, तो मेरे जहन में था कि शो पे आना है, तो बस बहुत शुक्रिया आपने इतने मसरूफ शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। यासिर भाई, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपसे बात करनी है, जल्दी जल्दी बात का आगाज़ करेंगे और शुरू करेंगे। मुझे सबसे पहले बताएं कि बाबर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, उनकी कप्तानी के ऊपर, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंडर द लाइन्स हम कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बाबर की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं हो रही, उसकी बेसिक रीज़न क्या है, क्या वजह है कि बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन? देखिए, बाबर इटसेल्फ सबको मालूम है वो कितने अच्छे प्लेयर हैं, और उनके पास परफॉर्मेंस टेक्निकली अगर आप देखें तो उस पे तो दो राय हो नहीं सकती। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्डअप जो हुआ है ये एक दिन में, वो कहते हैं ना, हादसे एक दिन में नहीं होते। ये वही चीज हो रही है जो कि पिछले अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट पे जो चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि बाबर की वजह से हो रहा है। आपको ये देखनी पड़ती रीजनिंग क्या है जिसकी वजह से ना सिर्फ बाबर की बल्कि बाकी प्लेयरों की भी परफॉर्मेंसेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। उसकी बहुत सारी रीजनिंग है। अगर आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस आती हैं, कोचेस चेंज हो जाते हैं आपके, और उसके बाद फिर मैं ये समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप को लेकर परफॉर्मेंसेस बाबर की और बाकी प्लेयरों की भी है, वो अप टू द मार्क इसलिए नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर जो हैं वो थोड़े ओवर फटीग्ड हैं। वो दुनिया की हर लीग खेल ली उन्होंने। अब जब इवेंट आया है, मेन इवेंट आया है, उसके लिए वो प्लेयर जो मुझे लगता है कि वो 100% नहीं है। बाबर को चलो आप साइड पे कर ले, बाकी इसमें शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस देख ले, नसीम शाह बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले उनकी जो इंजरी हुई, नसीम शाह की, हारिस रऊफ को आप देख ले, उनकी बॉलिंग में वो निखार नहीं है, बल्कि उनको वो बड़े एक्सपेंसिव रन पड़ रहे हैं। उसके शादाब की परफॉर्मेंस अगर आप देख लें तो ऑल इन ऑल अगर आप सारे प्लेयर्स को अगर आप देखें, सिर्फ ये बाबर का ही कसूर नहीं आप कह सकते कि ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तरह हो रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं, इसके अलावा और भी बहुत हैं। फिर ये कि प्रोग्राम में ज्यादा चीजें डिस्कस, वही बात है, टाइम नहीं होता। तो बेहतरीन यासिर भाई, आपने बहुत, जिस तरह कहते हैं ना, समंदर को कूजे में, दरिया को कूजे में बंद कर दिए, वो वाली बात आपने की है। मुझे आपने ये बताना है कि आप ये कह रहे हैं कि लीग्स में उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से नहीं आ रही। आपके अगर मैं आपका मशवरा लूँ तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि आईसीसी वर्ल्ड कप इतना बड़ा जब इवेंट आने वाला होता है तो उससे कुछ अरसा पहले क्या आपको लीग्स खेलना ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आप सिर्फ इस पे फोकस कर सको, आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ इसके लिए हो, आप अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो। आपके कहने का क्या ये मतलब मैं ले सकती हूँ? देखिए, आपके पास प्राइम एग्जांपल इंडिया की टीम की है कि वो अपने प्लेयर्स को इतना लुक आफ्टर करते हैं कि अपनी आईपीएल के अलावा किसी और लीग में अनलेस कि कोई लड़का रिटायर्ड हो वो जाके खेलता है, और या जो एक फॉर्मेट वो जो 11 उनके बैट्समैन हैं वो काउंटी में आके खेलते हैं, या जो कोई ऐसे प्लेयर हैं जो कि अर्शदीप सिंह भी हैं, ज्यादा इंडिया के लिए नहीं खेलते, तो ऐसे प्लेयर्स को इजाजत देते हैं, वो एनओसी देते हैं। अदरवाइज जो उनके मेन कोर है, जो 15 से 20 लड़के उनकी टीम के हैं, उन पे वो बड़ा देखिए फोकस करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। अभी देखिए इंजरी की बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, बुमराह इतनी सीरियस इंजरी के बाद टीम में आए, मगर वो लगा ही नहीं कि इतना उनके बीच में गैप आया, या वो इंजरी के बाद रिकवरी करके आ रहे हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा एक और चीज है कि शाहीन अफरीदी का जो हमने जिस तरीके से उनको हैंडल किया, उनकी जब इंजरी हुई थी
उनको जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इंजरी के बाद या इंजरी से पहले, असेसमेंट होती है, जो रिहैब होता है, हम उस पर बिल्कुल भी नहीं गए। वो जो चीजें जो पीछे की हमने गलतियां की हुई हैं, वो अब जाके हमें इस वर्ल्ड कप नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा यासिर भाई, मेरे साथ मेरे दोनों पैनलिस्ट मौजूद हैं, अली और साद, दोनों आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप इनके भी सवालों के जवाब दें। जी साद। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, साद खालिद इस साइड, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत से। यासिर भाई, एक सवाल ये था कि अभी आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान फिलहाल इस वक्त जो है वर्ल्ड कप में बड़े नाजुक मोड़ पे खड़ा है पाकिस्तानी टीम। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त थिंक टैंक में क्या डिस्कशंस हो रही होंगी? आपको लगता है कि आने वाले कुछ मैचेस में हमें कुछ और चेंजेस देखने को मिलेंगी एज फार एज बॉलिंग लाइनअप इज कंसर्न्ड? देखिए, इसमें आपके पास देखिए यही ऑप्शन है, आपके पास यही प्लेयर है, आप इन्हीं प्लेयर्स के साथ आपने जाकर, क्योंकि देखिए आप उसामा की बात इतनी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि कोई ऐसा प्लेयर हम मिस आउट कर रहे हैं कि जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सारे प्लेयर 19-20 हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर वो अच्छा होता है जो रास्ते से बाहर होता है, जो ही रास्ते के अंदर आता है तो हमें उसकी गलतियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। अब हमें शादाब अच्छा लगना शुरू हो गया है। तो प्लेयर्स यही हैं, थोड़ा सा इनके साथ करनी पड़ेगी, इनके जो अप्रोच है टुवर्ड्स द गेम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो मैच जीतना होता है। विनिंग टॉस के लिए जो लड़का अगर 10 रन भी करता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। हमारे प्लेयर्स के माइंड में से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि अपनी रैंकिंग्स के लिए, अपने रिकॉर्ड्स के लिए, एवरेजेस के लिए मत खेलें, टीम की जीत के लिए खेलें। आपके पास इतनी बड़ी एग्जांपल है कि जब पाकिस्तान टीम को 366 फेस करने जा रहा है, कैसे मैनेजमेंट ने उनको इजाजत दी कि वो टेक्निकल वहां पे खेलना करते, पहले 10 ओवर या 15 ओवर। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, 370 का टारगेट आप ऐसे टेक्निकल खेलने से तो नहीं, वो बिल्कुल दूसरी टीम है, ऑपोजिशन है, मतलब वो उनको नहीं पता कि क्या किस तरीके से प्लानिंग एग्जीक्यूशन करनी है। तो आपको अपने प्लेयर्स के माइंड में से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि प्ले फॉर द टीम, नॉट फॉर। एब्सोल्युटली, वेल सेड। अली, आप कोई सवाल पूछना जी यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अली ताबिशेर सर, आप ने बड़ी खूबसूरत अभी आखिरी बात की कि उनको अपना माइंडसेट से वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। इसका मैंने भी बहुत जगह पे बड़ी दफ़ा ये बात की है। आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, आप 2009 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे और मैंने उस टीम के बारे में और उस पूरे वर्ल्ड कप विक्ट्री के बारे में बहुत सारे किस्से सुने हैं, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट आपकी टीम के साथ थे जिनका हमने जो है ना दबे लफ्ज़ों में बड़ा जिक्र सुना है कि उनके सेशंस थे, उनकी ग्रोथ थी, टीम के साथ मेंटरशिप थी, जिसकी वजह से टीम का मोमेंटम जो है ना उनको मिला और वो जो उनके दिमाग के फितूर थे और जो खलल थे थोड़े से, वो निकल के वो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हुए। आपको नहीं लगता था इतना अगर सक्सेसफुल कैंपेन की और उसमें एक फैक्टर इतना था कि आपके साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद था, तो हमें किसी को ये समझ नहीं आई कि हम इस टीम के साथ जो इंडिया में पहली दफ़ा खेलने जा रही है इतने बड़े इवेंट में, यंग टीम है, इतनी कोई कैप्स भी नहीं है, कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनके साथ उनके माइंडसेट के लिए, उनके मोराल के लिए ऐसा कोई मेंटर, ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट भेजा जाए? अभिष भाई, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। ये आइडियल वर्ल्ड में तो होना तो इसी तरह चाहिए, मगर प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि आप ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस होते हैं कि आप कहें कि पाकिस्तान टीम के लिए एक हफ्ता पहले या उस फ्लोर पे एक साइकोलॉजिस्ट, इस तरह काम नहीं किया जाता साइकोलॉजिस्ट का। ये आप देखिए, मेरा जो अपना एक्सपोजर है, जो एक्सपीरियंस है, मैं काउंटी क्रिकेट पिछले कई सालों से खेला हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ। टीमों में इस तरह होता है कि आपकी जो अंडर 19 लेवल से लड़कों की जो है काउंसलिंग शुरू हो जाती है, उनको बताया जाता है कि आप किन चीजों से दूर रहना है। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी जो मैच फिक्सिंग की जो इश्यूज होते हैं, लड़कों को अभी से ही लेक्चर देना शुरू कर दिया जाता है, बजाय कि वो बाद में जाके किसी ट्रैप में आए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप अंडर 19 लेवल से, छोटे लेवल से शुरू, ग्रास रूट लेवल से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल, ये क्विक फिक्स होता है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी, मेरे ख्याल में जो सिचुएशन, जो माहौल पाकिस्तान की टीम का अभी है, वो साइकोलॉजिस्ट भी अपना कानों पर हाथ लगाएगा कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ, किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम रन हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यासिर भाई, कुछ दिन पहले ही मैं शाहिद अफरीदी साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, एक इंटरव्यू था उनका जो मैं सुन रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को भी बताने की ज़रूरत है कि आप चेयरमैन हैं तो आप कुछ कर लें इस टीम के हवाले से। ये सारी बातें यासिर भाई हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। आप से मैं ये राय लेना चाह रही हूँ कि अभी टूर्नामेंट काफ़ी बाकी है,
हर टीम ने 10 मैचेस खेलने हैं, उसके बाद पता लगेगा कि फाइनल 4 जो है वो कौन होने वाले हैं, जिनमें से 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त खेल चुकी है। आप मुझे बताएं कि आगे जाके पाकिस्तान की टीम का क्या होने वाला है और हम फाइनल 4 में क्या आ सकते हैं? क्या अभी भी हमारे कोई चांसेस हैं इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद? देखिए, फाइनल 4 की तो बात मैं करता हूँ अभी, मगर उससे पहले जो आपने बात की ना कि चेयरमैन के हवाले से जी 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 बयान, देखिए जितने भी टीवी चैनल्स पे यहाँ पर लोग अक्सर आप देख रहे होंगे जो बैठे हैं और जो मसाइल के ऊपर डिस्कस करते हैं और बताते हैं, मैं ये पूछता हूँ कि ये लोग तो पिछले कई अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही इन्वॉल्व हैं और किसी न किसी कैपेसिटी में ये लोग काम कर रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर से लेके पाकिस्तान टीम की कोचिंग से लेके एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो कमेटीज बनती हैं उनमें बैठते हैं, तो वो लोग अभी तो हाईलाइट कर रहे हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब 2-3 साल बोर्ड में काम किया जाता है, तो उस टाइम इन चीजों पे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। उस टाइम तो इश्यू आते हैं कि बजट का इशू है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उस टाइम ये बताते हैं। अब जो सब मसाइल का बता रहे हैं कि ये मसाइल हैं, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तब ठीक क्यों नहीं करते? ये आपको सवाल का जवाब। दूसरा, टॉप 4 की देखें, अभी पाकिस्तान का लकी ये था कि पाकिस्तान के पहले 2 मैच थे आसान टीमों के खिलाफ थे। पाकिस्तान का जो स्टार्ट था बड़ा अच्छा हुआ और पाकिस्तान ने दोनों मैच जीते। अब जो बकाया जो मैच आपके रहेगी, वो ऑलरेडी आप हार चुके हैं और बाकी जो मैच हैं अफगानिस्तान के अलावा आप समझिए पाकिस्तान की टीम भी टफ है, जिसने इतनी बड़ी इंग्लैंड की टीम को हराया। तो आप किसी टीम को भी इजी नहीं ले सकते, आपके सारे मैच टफ हैं। करना आपको ये है कि अपने प्लेयर्स को, उनकी जो माइंड सेट, टेक्निकल तो अब टाइम गुजर चुका, एक्सिक्यूशन, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, इस पे ज्यादा काम करने वाली बात है। आप देखिए, हम स्टीरियोटाइप किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। आपके वही फास्ट बॉलर बॉलिंग करते हैं, राइट आर्म लेफ्ट आर्म दोनों करते हैं नए बॉल से। आप हॉलैंड की टीम को देख लें कि एक इमर्जिंग यंग टीम है, वो कितनी अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी से आती है कि जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन डीकॉक या कॉनवे बैटिंग लेफ्ट हैंड करने आता है तो अपने ऑफ स्पिनर से बॉलिंग करवा लेते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इतने बड़े बड़े कोचेज वहां पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं वहां पर, फिर भी इस तरह की ये वो स्टीरियोटाइप क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई मतलब जो 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी क्रिकेट वही खेल रहे हैं जिस वजह से रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा यासिर भाई, आखिरी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप खुद भी एज अ ऑलराउंडर खेल चुके हैं। पाकिस्तान की टीम में मैं नहीं नाम ले सकती किसी भी ऐसे प्लेयर का इस वक्त, मेरे ख्याल से इफ्तिखार शायद एक वाहिद प्लेयर है जिनको मैं कह सकती हूँ कि वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कभी कभी कर देते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी है इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो भी थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर लें जब वो टेल पे आते हैं और टीम को जो है वो शायद 50 रन की ज़रूरत होती है या 40 रन की ज़रूरत होती है एक अच्छा टोटल प्रोवाइड करने में, तो वो 2-2, 3-3 बॉलें खेल के क्यों आउट हो जाते हैं? क्या इनको ये प्रैक्टिस नहीं कराई जाती कि कभी तो आप 4-5 बॉलें खेल लो और कभी तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर लो? एक बॉलर का क्या ये नहीं बनता कि वो कभी कभी अच्छी बैटिंग कर ले, वो या वो कहेगा कि नहीं जी मैं क्योंकि एज अ बॉलर भर्ती हुआ था तो मैंने रिटायरमेंट भी एज अ बॉलर ही लेनी है, मैं एक बॉल भी नहीं खेल सकता? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। उसका यह है कि आप अपने प्लेयर्स को बताते हैं कि आपका टीम में रोल क्या है। आप ये नहीं समझे कि आप एज अ बॉलर खेलें तो आपने बॉलिंग की 10 ओवर की या 5 ओवर की तो आपका जो काम है, आपकी जॉब खत्म हो गई है। आप पास में देखिए पाकिस्तान की विक्ट्रीज, ऐसी विक्ट्रीज हुई है कि आपके कभी वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद या इवन सकलैन मुश्ताक जैसे टेलेंडर्स नीचे जाके इन्होंने ये इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और मैनेजमेंट से ये चीज शुरू होती है कि वो अपने प्लेयर्स को रियलाइज कराएं कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि किसी के 5 रन, किसी के 10 रन भी अगर टीम की जीत में हिस्सा डालते हैं तो मैं तो समझता हूँ वही आपका मेन प्लेयर है, वही मैन ऑफ द मैच है। बजाय है कि कोई बंदा 70 बॉलों पे 70 करे, टीम हार जाए, या 100 करे, टीम हार जाए, ऐसी परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, आप लोग लास्ट कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें। जी जी। कल का मैच यासिर भाई बड़ा क्रूशियल होने वाला है, जिसके अंदर ये बेसिकली क्योंकि वी आर कमिंग आफ्टर डिफीट, 2 डिफीट्स एक्चुअली, तो कल ऑब्वियसली और अफगानिस्तान जो है उसका जो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस नजर हमें आ रही हैं, तो हम आपको क्या लगता है कि बिकॉज अब तो सारी प्रेशर की गेम है, डोंट यू थिंक हमारी टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सा अब इनको हौसला देना चाहिए? बस ठीक है, वो जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब तो टेक्निक ठीक करने वाला वक्त तो चला गया, अब तो आप बस यू हैव टू जस्ट मोटिवेट योर प्लेयर्स नाउ। तो कल का ड्यूरिंग द जो मिडिल ऑर्डर है,
को लेके आप क्या कुछ समझते हैं कि ऐसी कुछ चेंजेस आने हमें मिलेंगी, देखने को मिलेंगी? अली आप भी अपना सवाल साथ ही कर लें ताकि वो इकट्ठे जवाब दे दें। अच्छा सर, कल के मैच के लिए जो इसी पे बैंक करूंगा कि आप कोई चेंजेस देख रहे हैं कल के मैच के लिए पाकिस्तान की टीम में खास तौर पे? नाइस क्वेश्चन। नहीं देखिए, चेंजेस तो आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप खिलाते हैं वो अगले मैच में तो वो तो कोई हल नहीं। आप क्या देखिए, आपने कुछ नहीं करना, आप दूसरी टीमों ने करना है। इसकी एग्जांपल आपने आपके साथ जो किया, ऑस्ट्रेलिया ने जो आपके साथ जो वो नहीं था जैम्पा जी। अब शेयर नहीं, जो कुछ करना है शेयर नहीं करना है, आपने बस देखना है, बर्दाश्त करना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच यासिर भाई, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ों में आपने अपना वर्डिक्ट दिया, बहुत बेहतरीन वर्डिक्ट दिया। वही बात जो हम लोग अक्सर करते आते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ना करें, आप टीम के साथ खेलने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ जो उन्होंने हाईलाइट की वो मैनेजमेंट और कोचेस के हवाले से थी, जो हाँ अक्सर हम बात करते हैं। कल भी अली ने इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था कि भाई अगर कोच ही चेंज हो जाएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो प्लेयर्स पे क्या असर पड़ेगा। ये बात भी उन्होंने बहुत बेहतरीन की। फिर वो बात जो हम लोग करते हैं कि हादसे एक दिन में नहीं हुआ करते, ये बहुत टाइम लगता है, और ये जो हादसा आज हमारे साथ पेश आ रहा है इसको बहुत टाइम लगा है यहाँ तक हमारी टीम को इस हाल में पहुँचाने के लिए। आखिरी बात जो मुझे उनकी बहुत बेहतरीन लगी वो ये है कि दुनिया की सारी टीमें अपनी प्लेइंग 11 को इतने बड़े इवेंट से पहले लीग्स खेलने की इजाज़त नहीं देती, ताकि वो प्लेइंग 11 जिसने ICC टूर्नामेंट में जाना है, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट है, वो उसकी तैयारी करे। तो हम क्यों अपने प्लेयर्स को NOC देते हैं कि वो लीग्स में जाके वहाँ से अच्छे पैसे कमाएं और वहाँ पे अपनी सारी एनर्जी ख़त्म करके आ जाए, और फिर जब वो वापस आए तो उनके साथ उनकी बहुत सारी इंजरीज मौजूद हों जिन्हें हम ठीक करते रहें, ताकि वो जब ICC टूर्नामेंट में जाएँ तो वो परफॉर्म कर सके। इन सारी चीज़ों के हवाले से वापस आके बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लें, कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों ने यासिर अरफात साहब को सुना कि वो क्या कह रहे हैं। एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले दे दिया था। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आप दोनों के पास आऊँगी। यासिर भाई ने जितनी बातें की, मुझे लगता है कि एक लुब्बे लुबाब जो हम इतनी दिनों से बातें कर रहे थे उसका उन्होंने प्रेजेंट किया हमारे सामने, और उन्होंने कहा कि ये एक दिन में नहीं हुआ, बहुत दिन में हुआ है। मैनेजमेंट और कोचेस वाली बात मुझे बहुत बेहतर लगी कि वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि जब जल्दी जल्दी चेंज होंगे तो फिर यही होगा। कौन सी ऐसी बात है जो आप लोगों को लगता है कि वो उन्होंने सबसे बेहतरीन बात की? आई थिंक प्रॉब्ली माइंडसेट को चेंज करने की, माइंडसेट को ऊपर आने की और टीम के लिए खेलने की। आई थिंक वो जो स्पिरिट है ना आप, क्योंकि वो एक साथ वो ये चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर इतना जोश हो, इतना जज्बा हो कि आपको पता है कि यार मैंने टीम को जितवाना है, ठीक है, आपने खुद सिर्फ नहीं जीतना, आपने टीम को भी जितवाना है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस माइंडसेट से खेलेंगे, और ये बात सबसे बेहतरीन है। साद, आपको उनकी इस तमाम बातों में से सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की वो कौन सी लगी? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यासिर भाई ने की कि ये तो जब उनको मौका मिलता है तब तो कुछ करते नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाद में आके तबसरा भी करते हैं कि जब 2-3 साल आपके पास मौका था तब आपने क्यों कुछ किया, तब तो आप बजट के ऊपर बात कर रहे थे, कुछ और चीज़ें मांग रहे थे। तो दिस इज़ द डिलेमा, दिस इज़ द ट्रेजेडी विद ऑल ऑफ अस, विद द एंटायर कंट्री एक्चुअली। तो यही बात है। देखे, उस दिन भी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मसला अब भेज दिया ना, आपने टीम को भेज दिया, यू कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन द प्लेयर्स, ठीक है। देयर इज अ थिंग, देयर इज अ सेटअप बिहाइंड ऑल दिस, पीछे भी हैं जो कि जिसका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, कल हम लोग एंड में कह के गए थे कि लास्ट 10 ओवर्स की बात हम कल करेंगे, जो कि आज बनता है। लास्ट 10 ओवर्स में वो कह रहे थे कि जी इनसाइड द सर्कल जो हैं वो अब उतने ही होते हैं जितने पहले 30 ओवरों में होते हैं, और बाउंड्री पे 5 लोग होते हैं। मुझे लगता है ये गलत है, हालांकि बाउंड्री पे सिर्फ 3 लोग होते हैं। मैं पूरा सवाल कर लूँ फिर आप बताइएगा। आखिरी 10 ओवर्स में मेरे अभी तक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 3 लोग बाउंड्री पे होते हैं और बाकी सारे इनसाइड द सर्कल होते हैं। उसके अलावा ये कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हम अपना जो बहुत प्रेशर है ना वो लास्ट 10 ओवर्स में छोड़ते हैं कि हम इनमें जाके परफॉर्म करेंगे, और वो हमसे होता नहीं है। ये दोनों बातें अली आप सुनता है। देखिए, आखिरी 10 ओवर का जो पावर प्ले है ना, फ्रॉम ओवर्स 41 टू 50, उसके अंदर जो मिड का पावर प्ले 2 होता है उससे एक बंदा ज़्यादा लाउड होता है बिकॉज एंड ओवर्स। लेकिन आपको अब एज अ कैप्टन, एज अ मॉडर्न डे क्रिकेटर कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं। आपको एग्जांपल दूंगा बड़ी अच्छी
कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया ओवर रेट का 3 ओवर्स बिहाइंड था, ठीक है। अब आईसीसी ने पेनल्टी इंट्रोड्यूस कराई हुई है स्लो ओवर रेट की, जो मैं आपको शायद बता चुका हूँ। अब होना ये था कि जब कट ऑफ टाइम कंप्लीट होना था और इनके ओवर ड्राइव में जाने थे, अगर हमारे चर्च के बैट्समैन खड़े होते, ठीक है, और आपको आखिरी 3 ओवरों में 50 रन भी चाहिए होते, लेट्स सपोज इफ्तिखार और रिजवान खड़े होते, लेट्स सपोज, ठीक है। अब पेनल्टी के तौर पे 3 ओवर्स उनके आखिरी जो हैं, एक फील्डर एडेड होना था सर्कल के अंदर, इनसाइड द सर्कल आ जाना था, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने ये स्ट्रेटजी रखी होती, आपको पता होता, अंदाजा होता, क्योंकि ये चीज हमें यहाँ बैठे हुए 41वें 42वें ओवर से पता लग गई थी कि ये 3 ओवर बिहाइंड चल रहे हैं। अब ऐसे मौके पे वो स्पिनर को ओवर नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता पिटेगा, और फास्ट बॉलर ने विकेटें ले ली, प्रेशर रिलीज हो गया, ठीक है। अब वहां पे पाकिस्तान ने मैच ही 4-5 ओवर पहले खत्म कर दिया, तो उनको स्लो ओवर रेट की पेनल्टी नहीं पड़ी। वो लास्ट 3 ओवर्स जो हमने स्लो ओवर रेट की पेनल्टी उनको पड़नी थी, वो पड़ी ही नहीं, जा ही नहीं सके। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आखिरी 10 ओवर्स को खेल लेते, मैच पाकिस्तान के हाथ में था। उसका देखें ये चीज़, अब अगेन वही बात कि बाहर बैठे हुए जो स्टैटिस्टिशियंस, जो अकाउंट, जो सपोर्ट स्टाफ, जो कोचेस मौजूद हैं, कोई कम्युनिकेट तो करे आगे टीम को। प्लेयर जो खेल रहे हैं, 40वें ओवर तक रिजवान नहीं खड़ा हुआ था, इफ्तिखार नहीं खड़ा हुआ था, ठीक है। इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको आई एम श्योर अगर ये बात कम्युनिकेट की जाती कि 2-3 ओवर्स बेशक तुम नेट जो रन रेट है उसको ना भी करो, लेकिन खेल लो, खेल जाओ, ठीक है। रोक लो बॉल को, अगर नहीं खेली जा रही, मुश्किल बॉल नजर आ रही है, आप रोक लो। आपको ऐसी पेस पे बुरी बॉल मिलनी है, आप उस पर स्कोर करोगे। और आखिरी 10 ओवर की जहां तक बात है, हर टीम आखिरी 10 ओवरों में अच्छा स्कोर कर रही है। पाकिस्तान ने अपनी अच्छी बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया को अच्छा स्कोर नहीं करने दिया, दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। पाकिस्तान ने बहुत कंट्रोल किया उनके रन रेट को, लेकिन हर किसी का ये छक्का नहीं लगता ना जो पाकिस्तान की टीम का कल लगा है। टेक्निकली हर टीम इस क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट में भी आखिरी 10 ओवर में फुल थ्रॉटल के लिए खेलती है और जाती है। अच्छा जी, हम पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं। जब वापस आएंगे तो यही सवाल मैं साथ से पूछूंगी कि आखिरी 10 ओवर की जो स्ट्रैटेजी है कि हम लोग इसमें चेस कर लेंगे या हम इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्या ये सही है या ये गलत है? तो अली ने तो कहा कि ये स्ट्रैटेजी सही है, अगर आप उस स्ट्रैटेजी पे चल लो तो ये स्ट्रैटेजी सही है, अगर आप चलोगे ही नहीं तो फिर तो ज़ाहिर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सवाल साथ की तरफ भी लेके जाएंगे। हम पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं। पॉइंट्स टेबल पे जी पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है 8 पॉइंट्स के साथ, दूसरे नंबर पे इंडिया है 8 पॉइंट्स के साथ। इन दोनों में से आज किसी एक ने 10 पॉइंट हासिल करके पहले नंबर पे चले जाना है। तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है, जो कि कल का मैच जो है वो जितने बड़े मार्जिन से जीता है, पूरे नेट रन रेट में सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो साउथ अफ्रीका का ही चल रहा है और शुरू से चल रहा है। इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका को पहले आप बैटिंग ना करने दें, अगर वो उनका कभी आपके साथ आमना सामना हो जाए तो उनको पहले बैटिंग ना करने दें, वरना वो 400 स्कोर जो है वो आपके ऊपर दागेंगे और फिर आपको समझ नहीं आएगी कि अब आप कहाँ जाओ। चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 5वें नंबर पे पाकिस्तान है, हमारा नेट रन रेट माइनस में जा रहा है इस वक्त। 6ठे नंबर पे बांग्लादेश है, 7वें नंबर पे नीदरलैंड्स है, 8वें नंबर पे श्रीलंका है, 9वें नंबर पे इंग्लैंड है और 10वें नंबर पे अफगानिस्तान है। इस वक्त तकरीबन तमाम ही टीम्स के 2-2 स्कोर हैं, कोई भी टीम अब ऐसी नहीं रही जिसका 0 स्कोर हो। श्रीलंका 2 पॉइंट्स हासिल करके 8वें नंबर पे आ गए, जो पहले 10वें नंबर पे मौजूद था। साथ आखिरी 10 ओवर वाला सवाल आपकी तरफ लेके आती हूँ, क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि हम आखिरी 10 ओवर्स में जो है ना वो ले आएंगे नंबर्स जो हमें चाहिए? अगर जैसा अली ने कहा कि उसी स्ट्रैटेजी पे आप फिर खेलो भी तो ना, आप तो 4-5 ओवर्स पहले ही चले जाते हो मैच बंद करके। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हर मैच डिफरेंट होता है, हर इनिंग्स डिफरेंट होती है, चेस हर मैच का डिफरेंट होता है। देखें अब इट इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस कि अगर आप शुरू में ही उसको चेस कर सकते हैं, अगर आप 30 to 40 ओवर्स में भी अगर ये चेजेबल है तो उसको एंड तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 100% मैं अली भाई से एग्री करता हूँ कि जब देखें आपको पता है कि नाउ यू कैन नॉट लूज द विकेट्स, आपने मैच लेट लेके जाना है, एंड तक लेके जाना है, ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू लूज विकेट्स। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि उस ऐसे वक्त पे आपने विकेट्स दे दी जब आपको नाउ आपने मैच भी खत्म कर दिया ना, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा केयर कॉशियसली होके चलाते रहते, एक बाउंड्री लगती रहती, ठीक है, रैश शॉट ना मारते, इतना एग्रेसिव ना होते तो हो जाता। तो दिस इज व्हाई मॉडर्न क्रिकेट में देखें ट्रेडिशनली तो यही होता था ना, ठीक है, पहले ऊपर प्ले आराम से खेलो, ठीक है ना, तो नीचे नीचे खेलो, चौके चौके लगाओ, पूरा मैच खेलना, ठीक है, पूरा विकेटें ना गिरे, ये वो स्ट्रेटजी चेंज होगी। क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड, ठीक है, वो कहते हैं दागो रन जितने दाग सकते हो, ठीक
ठीक है, और जो टीम चेस करी है उसको अब ये तो रखे ना, ये तो चेसिंग टीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर टोटल को मद्देनजर रखते हुए वो इवैल्यूएट स्ट्रेटजी बनाए, 5-5 10 ओवर करें। सिमिलरली अगर बॉलिंग बहुत अच्छी कंडीशंस, बॉलिंग फेवरेट है, तो अगर 250 भी अगर चेज पे लगा हुआ है तो देयर इज नो नीड टू गो यू नो इन द अटैकिंग मोड। कल के मैच की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान है कल। दोनों की प्रेडिक्शंस जो है वो क्या कहती हैं, आप ये भी बता दें, मैं आप लोगों को यहाँ एज दे देती हूँ कि दिल क्या कह रहा है और दिमाग क्या कह रहा है, आप लोग ये बता सकते हैं आप, ठीक है? तो दिल में के खाने में तो पाकिस्तान लिख लेते हैं, दोनों के लिए और दिमाग के खाने में क्या लिखना है? दिमाग के खाने में भी पाकिस्तान में लिखें आप इंशाल्लाह। जितनी हल्की सी आवाज में आप दोनों ने कहा है, मुझे बिल्कुल पता लग रहा है कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। दिल और दिमाग मेरा दोनों ये कह रहा है कि बहुत ही ना कुछ थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, जोश भरा, जज्बे भरा, लड़ाई भरा मैच होने वाला है। अच्छा, दोनों ने एक एक प्लेयर बताना है दोनों साइड का जो कल परफॉर्म करेगा। बाबर आजम के अलावा मेरे ख्याल से आप किसी का इंतखाब करें तो हो सकता है कि आप लोगों की प्रेडिक्शन सही साबित हो जाए। यार मैं कल के मैच के लिए चाहता हूँ आइडियली आगा सलमान खेलें मोहम्मद नवाज की जगह, ठीक है, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चॉइस होगी क्योंकि अफगानिस्तान के मिडिल ओवर्स में जो है ना उनके लेफ्टी बैट्समैन आते हैं, लेफ्टी मिडिल ऑर्डर में, तो उनके अगेंस्ट अच्छा साबित हो सकते हैं, ठीक है। एंड आई आइडियली वुड वांट हिम टू परफॉर्म एज वेल। और बॉलिंग में आई नवाज रियली को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो? नवाज आजकल वैसे इररिप्लेसेबल हुआ है। आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आगा सलमान कल का मैच हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नवाज ही बट है। बॉलिंग में आई अज्यूम के प्रॉब्ली मोहम्मद हारिस कहने लगा, हारिस रऊफ कल एटलीस्ट अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। ओके, और साद? इसमें मैं ये कहूँगा पाकिस्तान की तरफ से रिजवान, मतलब सारे ही, लेकिन मैं तो वैसी देख रहा हूँ कि रिजवान वैसी, मुझे लगता है कि रिजवान कल बहुत इंशाल्लाह शाइन भी करेंगे, वापस आएंगे। और बॉलिंग में मुझे रिदम में बहुत अच्छे लगने हैं शाहीन, ठीक है, स्टीमिंग एंड विद हिज वेरिएशंस, ठीक है, बॉल जगह पे डालने हैं तो शाहीन मुझे लगता है। वैसे एक शुगल मेरे दिमाग में चल रहा था, आई डोंट नो किसी को समझ आया या नहीं आया, जी जरूर कि हो सकता है कल का मैच बाबर आजम ना खेले और रिजवान कैप्टन हो। नहीं अब पता नहीं है, मुझे एक ऐसी बस जो है ना दिमाग में इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती, यूं करके ये नहीं लेंगे लग रहा है। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी इसी वक्त 5 से 6 के दरमियान। आज बहुत माजरत खाएं हम कि हम आप लोगों की कॉल्स नहीं ले सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम स्काइप पे यासिर भाई से बात करने में मसरूफ़ थे, इसलिए हमारी माजरत जो है वो आप लोग कबूल करें। कल ऑब्वियसली हमारा मैच भी होगा तो आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करेंगे और आप लोग कॉल्स करके जो भी बात करना चाहें वो कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए दुआ ही है कि पाकिस्तान जो है वो जीते, अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा परफॉर्म करने के बाद बेशक हार भी जाए तो चले, कोई बात नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।